नमस्कार दोस्तों, हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम लोग इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पारिस्थितिकी की परिभाषा देख लिया और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग और परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था और किसने सबसे पहले प्रयोग किया था पारिस्थितिकी शब्द का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पारिस्थितिकीय कारक के बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो चर्चा होगी पारिस्थितिकीय कारक। इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में इकोलॉजिकल फैक्टर ही नहीं बल्कि जितना समय 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंतर्गत हम लोग जितने टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे उतनी सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब इसको इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखें, अगर इसकी भूमिका तैयार करें तो सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण से घिरे होते हैं। कोई भी जीव है, मान लीजिए ये कोई जीव है, ये यहाँ पे कोई जीव मान लेते हैं, ये एक्स कोई जीव है। तो ये जीव क्या है कि अपने चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण के बीच में निवास करता है। इसके वातावरण में मान लीजिए कि क्या है, अन्य जीव जंतु हैं, अन्य जीव हैं। इसके अलावा इसके वातावरण में तापमान है, मृदा है, हवा है, पानी है, पेड़ है, मकान है आदि। ये सारी चीज़ें हैं इसके चारों तरफ। इस एक्स एक जीव है, इस जीव के चारों तरफ क्या है, अन्य जीव जंतु हैं, तापमान है, मृदा है, हवा, पानी, पेड़ पौधा। तो कोई भी जीव क्या है कि अपने वातावरण में, अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करता है। तो हमारी जो पुस्तक है परीक्षावाड़ी, उसमें पहला लाइन, इसमें पारिस्थितिकीय कारक नामक टॉपिक के अंतर्गत पहली लाइन यही बताई जा रही है कि सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं मृदीय कारक पाए जाते हैं। ये सभी कारक इसके वातावरण में पाए जा रहे हैं, यही चीज बताया जा रहा है। इसके बाद पाए जाते हैं जिसका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। तो हम जानते हैं कि तापमान का प्रभाव एक्स पर, एक्स जो जीव है उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। मृदा का प्रभाव इस एक्स जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। तो वही बताया जा रहा है कि एक जीव है, अपने आसपास के पाए जाने वाले वातावरण में निवास करता है और जो वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं वो भौतिक जीव वो जो कारक हो सकते हैं वो भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, मृदीय कारक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। और इन जो ये सभी कारक हैं, इन सभी कारक का प्रभाव उस जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। जीवधारियों की दैनिक क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, इसी वातावरण के पदार्थों तथा दशाओं पर निर्भर करता है। तो ये जो जीव है, ये जीव है, इस जीव को जीवित रहने के लिए जो कारक होते हैं, इसको जीवित रहने के लिए हवा चाहिए, इसको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, इसको जीवित रहने के लिए तापमान चाहिए, इसको जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की इसी प्रकार की चीज़ें इसको चाहिए होती हैं। तो इस जीव को वातावरण से ही वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिससे कि वह जीव जीवित रहता है। यही चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम अब इस पुस्तक को यहाँ पे ला करके पढ़ने का प्रयास करें
तो देखिए, सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं मृदीय कारक आते हैं, जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है। जीवधारियों की दैनिक क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, इसी वातावरण के पदार्थों तथा उनकी दशाओं पर निर्भर करती हैं। हमने कहा कि जो उस एक्स जीव के चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, उस एक्स जीव के वातावरण में जो भी कारक पाए जा रहे हैं, वही कारक हैं इस जीव के जीवित रहने के लिए, वही उत्तरदायी हैं इस जीव को जीवित रहने के लिए। उदाहरण के रूप में अधिकतर क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए अधिकतर जो क्रियाएं हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों की बात करें तो पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी जैविक क्रियाओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वातावरण का प्रत्येक भाग पर जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है, वातावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय कारक कहलाता है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिकीय कारक किसको कहते हैं। ये कह रहा है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधों की बात हो रही है। पौधों को जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए? जीवित रहने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वो आवश्यकता होती है प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पौधों को भोजन बनाने के लिए या उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए यानी कि जीवधारी, जो एक तरह से हम कह लें तो पौधों को सांस लेने के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और मनुष्यों को या जीवधारियों को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के लिए आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो श्वसन के लिए आवश्यकता होती है O2 या ऑक्सीजन की। ये तो सिंपल सी बातें हैं जो उस पुस्तक में बताई जा रही हैं, जिस पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश तथा O2 की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्वसन के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की या O2 की। अब इन सभी जैविक क्रियाओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब क्या है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है या श्वसन है, ये क्या है? इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की संज्ञा देंगे। जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो मिला के जब भोजन तैयार करते हैं, तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब अगर हम लोग श्वसन की बात करें तो ये तो श्वसन ही है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं श्वसन। ये क्या है? ये श्वसन ही है। इन दोनों को क्या कह सकते हैं हम? इन दोनों को कहा जाता है जैविक क्रियाएं। ये दोनों जैविक क्रियाएं हैं। जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो
जैविक क्रियाएं होती हैं। या फिर हम कह लें कि सजीवों में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कोई अगर सजीव है तो ये क्या कर सकता है, ये इसके लक्षण क्या होते हैं? ये एक तो श्वसन होगा, श्वसन, या फिर प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन होगा या प्रकाश संश्लेषण होगा। या इसमें जो सजीव होगा उसमें क्या होगा, प्रजनन की क्षमता होगी, प्रजनन होगा, परिवहन होगा, इसमें परिवहन हो सकता है आदि। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसको कहा जाता है जैविक क्रियाएं। जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जैविक क्रियाएं हैं। अब जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या होता है, इसमें जरूरी होता है प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक, ये जो जैविक क्रियाएं हैं इस पर प्रभाव किसका पड़ता है, जैविक क्रियाएं इस पर प्रभाव किसका पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, इस पर प्रभाव पड़ता है दाब का, इस पर प्रभाव पड़ता है प्रकाश का, या तापमान या प्रकाश एक ही चीज कह सकते हैं। इस पर प्रभाव पड़ता है जल का, इस पर प्रभाव पड़ता है वर्षा का, इस पर प्रभाव पड़ता है वायुमंडलीय नमी का, इस पर प्रभाव पड़ता है स्थलाकृति का, तो आदि और भी चीजें हैं जिसका प्रभाव इस पर पड़ता है। किस पर, जैविक क्रियाओं पर। जैविक क्रियाओं पर ये इन सारी चीज़ों का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो ये जैविक क्रियाएं जैसे परिवहन, प्रजनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण या श्वसन की बात करें तो इस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा, दाब का, प्रकाश का, जल, वर्षा, नमी, स्थलाकृति, ये इन सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित करेंगी जैविक क्रियाओं को। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है, यही कहा जा रहा है इन जैविक क्रियाओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रकाश डालता है, जीवधारियों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव डालता है। एक जीवधारी है, ठीक, एक कोई जीव है, मान लेते हैं कि ये जीव है। अब ये जीव कहा जा रहा है कि जीवधारियों की संरचना और कार्य पर ये जीव क्या खाता पीता है, खाना पीना इसका क्या है, इसका भोजन क्या है, इसके बाद इसका रहन सहन कैसा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसके बाद इसका जो श्वसन है, ये श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जीव होगा तो प्रकाश, जैसे जंतु होगा तो प्रकाश ये श्वसन करेगा, पेड़ पौधे होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीज़ें। तो एक जीव के जो कहा जा रहा है कि जो संरचना या उनके कार्य जो हैं ये क्या है, इसके रहन सहन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें इनके कार्य हैं। और लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जो इस जीव की संरचना है, संरचना। और इस जीव का क्या है, ये जीव का जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया। हालांकि जैविक क्रिया ये भी हो सकता है, ठीक, नहीं ये नहीं, जैविक क्रिया के अंतर्गत वो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ठीक,
तो कहा जा रहा है कि किसी भी जीव के कार्य, संरचना या जैविक क्रिया पे जिस जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वातावरण में जो जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वातावरण में क्या है, ताप मौजूद है, दाब मौजूद है, मृदा मौजूद है, वायु मौजूद है, वायुदाब मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो स्थलाकृति, जैसे स्थलाकृति पे पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें ये वातावरण में स्थित हैं, स्थलाकृतियाँ। इसके अलावा अगर बात करें तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव भी मौजूद हैं वातावरण में, जीवाणु भी मौजूद हैं वातावरण में, कवक भी मौजूद है वातावरण में, मृदा भी मौजूद है वातावरण में, मृदा हमने देख लिया है। इसके बाद ऊंचाई भी मौजूद है वातावरण में, ऊंचाई आदि ढेर सारी चीज़ें और हैं जो वातावरण में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा, जीवधारियों की संरचना और कार्य पर पड़ेगा। तो वातावरण में उपस्थित वो सभी कारक, वातावरण में उपस्थित ये सभी कारक जिसका प्रभाव किसी भी जीवधारी के कार्य, संरचना या जैविक क्रिया पर पड़ेगा, तो वो क्या होगा? वो पारिस्थितिकीय कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर कहा जाएगा। तो क्या होगा इकोलॉजिकल फैक्टर? वो वही होगा, इकोलॉजिकल फैक्टर उसको कहा जाएगा जो कि किसी भी जीवधारी के कार्य या उसकी संरचना पर प्रभाव डालता हो या उसकी जैविक क्रिया पर प्रभाव डालता हो। तो प्रकाश क्या है? किसी भी जीव के संरचना या उसके कार्य पर या उसके जैविक क्रिया पर प्रभाव डालता है ये ताप। तो ताप क्या हो जाएगा? उसका वो जैविक कारक, ये पारिस्थितिकीय कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। दाब भी, वायुमंडलीय दबाव भी किसी भी जीव के खान पान पर वो क्या प्रभाव डाल सकता है? रहन सहन पर प्रभाव डाल सकता है। लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, सांस लेने की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। ये जो है दबाव। तो जब दबाव इस पर, इसके कार्य पर, इस जीव के संरचना पर, इस जीव के जैविक क्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, तो ये दाब भी क्या है? इकोलॉजिकल फैक्टर है या पारिस्थितिकीय कारक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी रूप में किसी इस जीव के कार्य, संरचना और जैविक क्रिया पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस जीव की कार्य, संरचना और जैविक क्रियाएं इनसे प्रभावित हो रही है। तो जिनसे प्रभावित हो रही है वो सारी चीज़ें क्या है? इकोलॉजिकल फैक्टर हैं। वो सारी चीज़ें पारिस्थितिकीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग उस पुस्तक को ला के सामने देखने का प्रयास करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया, बस पढ़ना है कि सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं मृदीय कारक पाए जाते हैं जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। जीवधारियों की दैनिक क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जीवधारियों की दैनिक क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, इसी वातावरण के पदार्थों तथा उनकी दशाओं पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश तथा O2 CO2 की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता होती है। इन सभी जैविक क्रियाओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो क्या है? ताप इकोलॉजिकल फैक्टर है। तो इन सभी जैविक क्रियाओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वातावरण का प्रत्येक भाग हम लोगों ने समझ लिया है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है।
इस प्रकार वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है। वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रकाश डालता है वातावरणीय या पारिस्थितिकीय या इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। तो ये होता है इकोलॉजिकल फैक्टर। वातावरण में अनेकों कारक होते हैं, उनमें से कभी भी एक अकेला कारक जीवधारियों पर प्रभाव नहीं डालता है, अपितु सभी कारक आपस में मिलकर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार एक कारक के गुण या मात्रा में परिवर्तन होने से दूसरे कारकों के गुणों एवं मात्राओं में परिवर्तन हो सकता है। इन कारकों के प्रभावों के कारण ही संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इन कारकों के प्रभावों के कारण ही अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सभी पारिस्थितिकी कारकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो सभी पारिस्थितिकीय कारक हैं जो हम लोगों ने देखा इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनको 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो जलवायवीय कारक, स्थलाकृतिक कारक, मृदीय कारक, जीवीय कारक। तो 4 भागों में बांटा जाता है। जलवायवीय कारक क्या है? इसके अंतर्गत पौधे के वायवीय वातावरण के कारक आते हैं। स्थलाकृति कारक के अंतर्गत पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की आकृति व आकार से संबंधित कारक इसमें आते हैं। मृदीय कारक में भौतिक एवं रासायनिक कारक आते हैं। इन कारकों का संबंध मृदा की संरचना व उसके व्यवहार से होता है। जीवीय कारक में बायोटिक फैक्टर में आते हैं। इसके अंतर्गत पौधे, जंतुओं, मनुष्यों व अन्य सूक्ष्म जीवधारियों की वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनका प्रभाव पौधों की जैविक क्रियाओं व वृद्धि आदि पर पड़ता है। तो ये होता है पारिस्थितिकीय कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर के प्रकार। 4 भागों में बांटा जाता है। जलवायवीय कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक और जीवीय कारक। और इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो इसका जो पारिस्थितिकीय कारक हैं, कुछ पारिस्थितिकीय कारकों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से पारिस्थितिकीय कारक हैं वायुमंडल में। तो 4 भागों में बांटा जाता है पारिस्थितिकीय कारकों को, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को। इकोलॉजिकल फैक्टर्स को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक, और जैवीय कारक। जैवीय कारक। अब जो जलवायवीय कारक है इसके अंतर्गत आता है, एक तो आएगा प्रकाश, इसके बाद जो है तापमान, और जो इसके अंतर्गत आता है वो है जल और वर्षा, जल व वर्षण इसमें शामिल हैं। इसके बाद वायुमंडलीय नमी, इसमें शामिल है। किसमें? वायुमंडलीय कारक के अंतर्गत। इसके बाद शामिल है वायु। क्या है? वायु।
वायु के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो वायु के अंतर्गत वायु गति और वायुमंडल की गैस है। वायुमंडल की गैसें इसमें शामिल हैं। तो ये पहला कारक है जो है जलवायवीय कारक। इसमें प्रकाश शामिल है, ताप शामिल है, जल और वर्षण शामिल है, वायुमंडलीय नमी शामिल है और वायु शामिल है। वायु के अंतर्गत हम लोग वायु गति देख सकते हैं और वायुमंडल की गैसें देख सकते हैं। अगर बात करें स्थलाकृति की तो इसमें शामिल है ऊंचाई। इसके बाद जो शामिल है वो है ढलान शामिल है। ढलान में जो सम्मिलित है वो हम कह सकते हैं दो चीजें और आती हैं। ढलान की मात्रा कितनी है वो भी फैक्टर है इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में। उसके बाद ढलान की दिशा भी एक इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में आता है। उसके बाद खुला क्षेत्र, ये खुलाव इसमें स्थलाकृति के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। मृदीय कारक में हम लोग शामिल कर सकते हैं क्या क्या चीजें। मृदीय कारक में हम देख सकते हैं खनिज पदार्थ और हम इसमें देख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा और जो हम देख सकते हैं शैवाल, मृदा जल, मृदा जल के बाद मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा अभिक्रिया इसमें सम्मिलित हैं। तो इतनी सारी चीजें मृदीय कारक में सम्मिलित की जाती हैं। इसके बाद हमारा बचता है जैवीय कारक, बायोटिक फैक्टर्स में आता है सूक्ष्म जीव। इसके बाद जीवाणु, कवक, चरने वाले जीव, चरने वाले पशु, परजीविता, इसके बाद है सहजीविता और शामिल कर सकते हैं मृतोपजीविता और हम लोग शामिल कर सकते हैं अधिपादपता और हम लोग शामिल कर सकते हैं कीटभक्षी पौधे। तो इतनी सारी चीजें शामिल हैं किसमें, इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत। हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सारी चीजें किसी भी जीव के संरचना, उसके कार्य, उसके जो जैविक क्रियाएं हैं उसको प्रभावित कर सकता है। कीटभक्षी पौधे,
अधिपादकता, मृतोपजीविता, सहजीविता, परजीविता, चरने वाले पशु, कवक, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, मृदा अभिक्रिया, मृदा जीव, मृदा वायु, मृदा जल, शैवाल, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, ढलान की दिशा, ढलान की मात्रा, खुलाव, ऊंचाई, प्रकाश, ताप, जल व वर्षण, वायुमंडलीय नमी, वायु गति, वायुमंडल की गैसें, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी जीव के कार्य, उसके संरचना और उसके जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम लोग एक एक को लेकर यहाँ से उठाएंगे और बात करेंगे। पहले हम लोग जलवायवीय कारक के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग जलवायवीय कारक की बात करना शुरू करेंगे तो उसमें पाएंगे कि पहले नंबर पे आता है प्रकाश, उसमें लाइट फैक्टर आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है प्रकाश और किस प्रकार से प्रभावित करता है किसी भी जीव के या किसी भी जीवधारी के संरचना, उसके कार्य या उसके जैविक प्रक्रिया को। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक सीधी सी बात है प्रकाश के बारे में कि पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर जो जीवन क्रिया है, जीवन को संचालित करने के लिए पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने के पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। प्रायः समस्त ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा जो है तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है और इन्हीं तरंगों की लंबाई पर ऊर्जा का विभाजन आधारित है। तो ऊर्जा क्या है? तरंगों के रूप में एक जगह से दूसरे जगह संचरित करती है। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो एक मान लीजिए कि जो एक पत्ती होता है, इस पत्ती पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है इस पत्ती पर, इसमें क्या होगा कि 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पत्ती जो है अगर 100% इस पर आ रहा है, 100% भाग इस पर सूर्य का पड़ रहा है, इसमें से 83% भाग पत्ती अवशोषित कर लेती है। 83% भाग क्या होता है? पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और 12% भाग क्या होता है? वो परावर्तित कर दिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको वहाँ से परावर्तित कर दिया जाता है। जो प्रकाश उस पर आया, 83% प्रकाश तो इसने अपने अंदर समा लिया, इसमें निगल लिया, ली लिया, समझ लीजिए कि खा लिया इसने। और जो 12% भाग की बात करें तो 12% भाग इसने क्या कर दिया? वापस कर दिया कि जाओ तुम वापस चले जाओ। तो 12% भाग क्या होता है? वो परावर्तित हो जाता है। हाँ, क्या किया जाता है? परावर्तित कर दिया जाता है पत्ती के द्वारा।
ऐसे समझ लें कि पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि आपको क्या मिला है, 100% भोजन मिला है, तो उसमें से आपने क्या किया, 83% भोजन आपने खा लिया, 12% भोजन आपने फेंक दिया कि इतना हमको अब नहीं चाहिए, और बचा जो 5% भाग है वो होता है पारगत। 5% भाग पारगत हो जाता है। तो कितना हुआ, 12, 5, 17 और 83, कुल मिला के 100% का हिसाब यहाँ पे हिसाब किताब आ जाता है। 100% ऊर्जा, इस प्रकार से एक पत्ती पर पड़ने वाली ऊर्जा की बात हो रही है। उसमें से अगर 100% पड़ रहा है तो उसमें से 83% पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 12% परावर्तित कर लिया जाता है और 5% परागत में लीन हो जाता है। ये तो हो गई। अब इसमें से जो 83% अवशोषित किया गया है, इसमें से क्या होता है, इसी में से 4% भाग पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि इस 83% से अब इस 100% से नहीं, जितना उसने अवशोषित कर लिया है उसमें से अवशोषित प्रकाश से, अवशोषित प्रकाश कितना है, 83% है। अवशोषित प्रकाश में से 4% भाग ही क्या होता है, पर्णहरिम द्वारा संश्लेषण की क्रिया में उपयोग किया जाता है। पहले इसको लिख लें फिर समझते हैं। तो 4% भाग ही पर्णहरिम द्वारा 4% भाग ही पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें से 4% भाग ही पर्णहरिम किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, तो पत्ती जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इसमें से 83% भाग जो अवशोषित कर लिया है इस पत्ती ने, जो खा लिया है, जो निगल लिया है इस पत्ती ने, उसमें से 4% क्या करेगा, ये क्लोरोफिल आएगा या पर्णहरिम आएगा, लेकर के क्या करेगा, कहेगा कि हमको 4% चाहिए, हम जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण करने। तो ये लेके चला जाएगा प्रकाश संश्लेषण करने। ठीक, अब इस चीज को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा जो है तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और इन्हीं तरंगों की लंबाई पर ऊर्जा का विभाजन आधारित है। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा एब्जॉर्ब्ड अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, 12% भाग परावर्तित कर दिया जाता है, 5% भाग परागत होता है। अब क्या होता है, 83% भाग अवशोषित होने वाले भाग का केवल 4% भाग ही पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। ये कह रहा है कि जो 83% अवशोषित होने वाले भाग का
केवल 4%। ऐसा नहीं है कि जो 100% जो पत्ती पर पड़ा है उसकी बात नहीं हो रही है। जितना प्रकाश इसने अवशोषित कर लिया है इस पत्ती ने, उसमें से 4% भाग पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है और शेष 79% भाग ताप के रूप में वातावरण में विसरित हो जाता है। तो जो 79% भाग बचा है वो फुर्र हो जाता है वातावरण में, तो ताप के रूप में वातावरण में विसरित होता है। तो ये सोच लीजिए कि जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है, जो प्रकाश, ऐसे समझिए कि प्रकाश कितना पृथ्वी पे आ रहा है, 100% अगर पृथ्वी पे आ रहा है तो 100% में से जो वातावरण में जो प्रकाश संचरित होगा, वातावरण में जो प्रकाश होगा वो 79% ही होगा। अब ये सोच लीजिए कि 79% में इतनी गर्मी है, तो जब 100% भाग पूरी तरह से वातावरण में फैल जाएगा तो कितनी गर्मी होगी। पेड़ पौधे और पत्तियों की वजह से 79%, 83% भाग पत्ती क्या करते हैं, 83% भाग पत्ती अवशोषित कर लेते हैं, 12% परावर्तित करते हैं और 5% परागत में लगता है। तो ये अलग मैटर है। कुल मिला के जो वातावरण में ताप के रूप में जा रहा है, जो इसमें क्या लिखा है कि कहाँ गया, ठीक, हाँ, 79% ताप के रूप में वातावरण में हो जाता है। तो वातावरण में ताप के रूप में, तो जो ताप के रूप में हम देखते हैं कि जो धूप लगता है, जो पृथ्वी पर तापमान होता है, जैसे 41 डिग्री सेल्सियस कभी कभी गर्मी में तापमान हो जाता है, तो वो जो ताप है 41 डिग्री सेल्सियस, वो पृथ्वी पर जितना ताप आया है उसका 79% ही है। कितना है? 79% ही है। ठीक, अब 100% ताप अगर वातावरण में फैल जाए ताप के रूप में, वो जो प्रकाश आ रहा है, तो सोचिए क्या हाल होगा। इसीलिए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे पृथ्वी पर, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, तो जो ये 79% वातावरण में फैल रहा है वो 80% फैलना शुरू हो जाएगा। पेड़ पौधा और कम होगा, ये 81% फैलना शुरू हो जाएगा, और कम होगा 82% ये फैलना शुरू हो जाएगा। फैलते फैलते अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो गया, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो गया तो गर्मी बढ़ेगी 10 गुना। ठीक, वर्तमान में जितनी गर्मी है, मान लीजिए कि 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस समय, 41 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। अब जितनी गर्मी है इस समय 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में जितनी गर्मी है उतना आप सहिए। अब अगर ये बढ़ के 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जो यहाँ पे गर्मी थी इसकी गर्मी 10 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? 10 गुना जो है गर्मी बढ़ जाएगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो जो ये गर्मी है, गर्मी बढ़ के 10 गुना हो जाएगी। तो ऐसे करते करते पेड़ पौधा हम लोग काटेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पत्तियाँ नहीं रहेंगी। जब पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो ये 79% के बदले 80%, 81%, 82%, 90% तक जो प्रकाश है वातावरण में ताप के रूप में फैलेगा। तो इससे क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 10 गुना गर्मी बढ़ेगी। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 20 गुना गर्मी बढ़ेगी। मतलब कि इससे अब 10 गुना, जैसे यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो क्या हुआ? 10 गुना गर्मी बढ़ गया। अब 43 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाएगा तो इससे अब जो 10 गुना बढ़ा है, इस 10 गुना से फिर 10 गुना गर्मी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से गर्मी बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो गर्मी में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। तो वही कहा जा रहा है कि 79% भाग ही, आप देखिए कि 79% भाग ही ताप के रूप में वातावरण में
संचरित होता है, बाकी के पेड़ पौधे और पत्तियों द्वारा अपने भोजन में प्रयोग किया जाता है और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। ठीक, अब बारी आती है, इसमें जो दिया गया है वो बात हो रही है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या है? इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक, तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। पेड़ पौधों के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, तो यही कहा जा रहा है कि इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और जो उसके अंदर पेड़ पौधे के अंदर जो पर्णहरिम है या जो क्लोरोफिल है वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को मिलाकर भोजन तैयार करता है। ठीक, इस प्रकार विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल से मिलकर बना है। इसमें से लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। याद रखने वाली चीज़ है कि उन 7 रंगों में से प्रकाश संश्लेषण में 2 रंग जो काम आते हैं वो 2 रंग है, वो लाल है और नीला है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से 2 रंग काम में लाए जाते हैं? तो वो लाल और नीला। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें से लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक, हरा जो रंग है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता नहीं करता है। लाल और नीला रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। 7 रंग आता है प्रकाश के साथ। प्रकाश में 7 रंग भर के आते हैं और उसमें से प्रकाश संश्लेषण में 2 रंग को ले लिया जाता है, लाल और नीला को, और इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही लवकों, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहा जाता है, इनका विकास एवं वृद्धि होता है। पानी में लगभग 50 फीट की गहराई में डूबी हुई अवस्था में पाए जाने वाले पौधों में प्रकाश की कम मात्रा पहुंच पाती है, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न के बराबर होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं जो 15 फीट की गहराई से अधिक अंदर होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश आसानी से नहीं पहुँच पाता है या उतनी मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। अब बात करें रेस्पिरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों एवं तनों में पाए जाने वाले रंध्रों पर निर्भर करता है, और रंध्रों का खुलना एवं बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। एक बार फिर से, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? वो करता है प्रकाश पर। इस प्रकार प्रकाश जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव डालता है। प्रकाश की तीव्रता में यह क्रिया तेज एवं कमी प्रकाश की तीव्रता में यह क्रिया कौन सी? वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश की तीव्रता में वाष्पोत्सर्जन क्रिया तेज एवं कमी में धीमी होती है। अब अगर बात करें गति की, तो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे या उनके भाग गति करते हैं। ठीक,
इस चीज़ को याद रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे या उनके भाग गति करते हैं। इस प्रकार प्रकाश द्वारा प्रभावित गतियों को प्रकाशानुवर्तन गतियाँ या फोटोट्रोपिज्म मोमेंट कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन गतियाँ, फोटोट्रोपिज्म मोमेंट। तो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पेड़ पौधे क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। क्या आ जाए आपको, अगर आपके सामने प्रश्न ये खड़ा हो कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट क्या है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट क्या है या प्रकाशानुवर्तन गतियाँ क्या हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पेड़ पौधे या उनके कुछ भाग जो है वो गतिमान होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे या पेड़ों के कुछ भाग गतिमान होते हैं और इस प्रकार प्रकाश द्वारा प्रभावित गतियों को, ये जो गतियां हैं इन्हीं गतियों को, प्रकाश द्वारा प्रभावित गतियों को ही प्रकाशानुवर्तन गतियां या फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। प्रायः तना प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तथा यह जड़ अंधेरे में वृद्धि करती है। तने द्वारा गति को धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति तथा जड़ों के गति को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। तो जो तना है, जो पेड़ पौधों का जो ये तना है, आप देख रहे हैं, ये जो तना है वो किधर गति करते हैं, वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। किधर गति करते हैं, ऐसे देखिए, प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं, प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं। और ये देखिए प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इधर गति करेंगे, इधर बढ़ेगा तो इधर आएगा। तो वही बात हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रायः तना प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो ये जो तना है आप देख रहे हैं, प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, ये सब प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना क्या करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो तने द्वारा जो गति है वृद्धि कर रहा है, उधर देखिए, यहाँ था, यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे करके गति कर रहा है। ये क्या है, गतिमान बढ़ रहा है। तो कुल मिला के गति ही तो कर रहा है। उसका जो अंतिम सिरा है, जिस जगह पे था वो उस जगह पे ना होके थोड़ा सा आगे हो गया है। इसका जो अंतिम सिरा है ये वाला तने का, इस जगह पे है। और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो, थोड़ा सा प्रकाश की ओर बढ़ जाए, तो अब इसकी अंतिम सिरा कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। तो ये क्या है, गतिमान ही तो है। ठीक, तो प्रकाश की ओर गति कर रहा है इसका तना। तो जो तना है प्रायः प्रकाश की ओर गति करता है, प्रायः तना प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तथा जड़ जो है अंधेरे में वृद्धि करता है। तो अंधेरे में वृद्धि करता है क्योंकि प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो तने द्वारा गति को धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। तो ये क्या है, जो उधर जा रहा है, ये क्या है, तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट है, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति है। और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहा है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति है। तो ये सुनने में जो है फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। अगर आप नहीं जानते रहेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं जान रहे हैं फिर भी आपके सामने आती हैं, उस चीज़ों को आप नहीं जान रहे होते हैं फिर भी वो आपके सामने आती हैं, तो लगता है कि कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं जान रहे हों और वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, उनके शब्द इतने भारी भरकम होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये शब्द जो है भारी भरकम वैसा ही लग रहा है। अगर फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट जैसा शब्द आपके सामने आए और आप न जानते हों तो बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या चीज़ है, कुछ भारी भरकम चीज़ लगेगा। तो अभी आपके सामने आप जान चुके हैं कि फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट क्या है। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट उसी को कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे या पौधों के कुछ अंग
गति करते हैं। किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में। तो वो जो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे या पौधे द्वारा गतिमान या गति किया जा रहा है, वो गति को ही फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। अब जबकि जो तने हैं प्रायः सूर्य की ओर गति करते हैं, सूर्य की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की ओर वृद्धि करते हैं, तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। और जो तने हैं सूर्य की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि नीचे जाते हैं, अंधेरे में गति करते हैं, अंधेरे में वृद्धि करते हैं, तो उसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप इसको समझ पाते हैं। बीजांकुरण क्या होता है? प्रकाश द्वारा प्रभावित बीजों, जैसे ये क्या लिखा है? लेट्यूस, ये इंग्लिश में लेट्यूस है, तो लेट्यूस लिखा है। प्रकाश द्वारा प्रभावित बीज जैसे लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज तथा घासों आदि के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रभावित बीज, ये जो बीज की बात हो रही है, ये लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज और घासों आदि के अंकुरण के प्रकाश की आवश्यकता। तो क्या कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रभावित, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा प्रभावित बीजों जैसे कि लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज तथा घासों आदि के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेट्यूस या इवनिंग प्रिमरोज या घास जो होते हैं, इनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये लाइन यही कहना चाह रहा है। ये लाइन कहना चाह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रभावित बीज, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा प्रभावित बीज। इस लाइन को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ से समझिए कि लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज, घास आदि, इन तीनों के अलावा अन्य कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं, अन्य प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज तथा घासों आदि के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनके अंकुरण में लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हमने देखा था कि लाल और नीला प्रकाश जो है, लाल और नीला कलर जो है, या लाल और नीला प्रकाश है, क्योंकि 7 रंग की प्रकाश जो है पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य की प्रकाश जो है 7 रंगों में पृथ्वी पर आते हैं, तो उन 7 रंगों में से लाल और नीला प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके अंकुरण में, जो बीजों का अंकुरण होता है, जो बीज स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपने अंदर से छोटा सा एक पौधा निकालेंगे मुलायम सा, धीरे धीरे उसको अंकुरण कहते हैं। तो जब इनके अंकुरण में जो बीज हैं, बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो बीजों के अंकुरण में सबसे अधिक प्रभाव किस रंग का पड़ता है, किस रंग के प्रकाश का पड़ता है? तो वो हरे रंग के प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पड़ता है लाल रंग के प्रकाश की प्रभाव पड़ता है। और इसकी उपस्थिति में अंकुरण शीघ्र एवं अधिक होता है। अगर लाल प्रकाश अधिक है तो इसकी उपस्थिति में बीज का अंकुरण, उसका विकास या उसकी उपस्थिति में अंकुरण शीघ्र एवं अधिक होता है। उसका विकास जो होता है अधिक प्रभाव पड़ता है, और इसकी उपस्थिति में अंकुरण शीघ्र एवं अधिक होता है। सूर्य के तेज प्रकाश में ही फल, फूल एवं बीजों का निर्माण होता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो किसी भी पौधे का फल, फूल एवं बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार प्रकाश जातियों एवं प्रजातियों के फलने और उनके जीवित रहने में सहायता करती है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि प्रकाश प्रभावित कर रही है जीवों को, जीवों की संरचना में, उसके जैविक क्रियाओं में, उसके रहन सहन, खान पान, उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है ये प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? इकोलॉजिकल फैक्टर है, पारिस्थितिकीय कारक है, और पारिस्थितिकीय कारक में ही हम प्रकाश को देख रहे हैं। ठीक। प्रकाश के द्वारा विटामिन ई तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। ठीक। तो आप देख लीजिए, विटामिन ए और कैरोटीन्स की बात करें, किसी भी जीव में अगर पाया जा रहा है तो वो प्रकाश के द्वारा ही हो रहा है। अगर प्रकाश उपस्थित ना हो तो विटामिन ए और कैरोटीन्स का निर्माण नहीं हो पाएगा।
अब सोचिए कि विटामिन ए और कैरोटीन्स के बिना किसी भी जीव की स्थिति कैसी होगी। तो उस जीव के रहन सहन, खान पान, उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है प्रकाश। सीधी सी बात है, क्योंकि विटामिन ए कैरोटीन का निर्माण कर रहा है। बाकी ऊपर सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। कुछ पौधे जैसे कैबेज, कुछ पौधे जैसे कैबेज, लैक्ट्यूस तथा चाय आदि में प्रकाश की कम मात्रा उसकी लंबाई, कायिक वृद्धि एवं रचना में सहायक होती है। तो ऐसे पौधे होते हैं जो, जैसे अगर हम लोग कैबेज या लैक्ट्यूस या चाय की बात कर लें, तो इन सब पौधों की लंबाई जो है या उसका कायिक वृद्धि, उस कायिक मतलब उसके शरीर का जो वृद्धि है वो प्रकाश पर ही निर्भर करता है। प्रकाश पर ही निर्भर करता है। उसकी लंबाई कितनी होगी ये प्रकाश पर निर्भर करता है। उसकी कायिक संरचना, उसकी वृद्धि कैसी होगी, सभी के सभी चीज़ ये प्रकाश पर ही आश्रित हैं। तो कुछ पौधे जैसे कैबेज, लैक्ट्यूस तथा चाय आदि में प्रकाश की कम मात्रा उसकी लंबाई, कायिक वृद्धि एवं रचना में सहायता करती है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। कुल मिला के हर एक लाइन में हमें मिलेगा कि प्रकाश प्रभावित कर रही है चीज़ों को। प्रकाश जीवधारियों के किस्में, जीवधारियों की संरचना, उसके कार्य, उसके जैविक प्रक्रियाओं को ये प्रभावित कर रहा है। प्रकाश तो प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर है। अब इकोलॉजिकल फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रकाश को पढ़ रहे हैं। तो सहायता करती है प्रकाश पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन, जो कि ऑक्सिन नाम से जाना जाता है, जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है पौधों में वृद्धि करना। पौधों में जो वृद्धि करने वाले हार्मोन्स होते हैं उसको ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो प्रकाश पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन के उत्पादन को रोकता है, जिसके फलस्वरूप इसकी लंबाई, आकार एवं आकृति आदि में परिवर्तन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। प्रकाश के अभाव में शिशु पौधा, जो छोटा पौधा होता है, वो अधिक लंबा तथा पीला हो जाता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, तो जो छोटा पौधा है, जो अभी अभी बढ़ने का प्रयास कर रहा है और प्रकाश उसको ना मिले, तो वो अधिक लंबा हो जाएगा और पीला हो जाएगा। ठीक, तो उसके संरचना को प्रभावित कर रहा है। हमने देखा कि कोई भी फैक्टर जो किसी भी जीव की संरचना को प्रभावित कर रहा है, तो भी वो इकोलॉजिकल फैक्टर है। तो उसके संरचना को प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए इकोलॉजिकल फैक्टर है। प्रकाश की कम या अधिक होने से जीव द्रव्य, जीव कला तथा फोटो ऑक्सीडेशन वीकर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन क्रिया भी घट या बढ़ जाती है। तो प्रकाश के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब अगर बात करें तो कुछ चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, जैसे दीप्तिकालिता क्या है, फोटोट्रोपिज्म क्या है। दीप्तिकालिता क्या है? पौधों के फलने, फूलने, वृद्धि करने, प्रजनन एवं उसके भौगोलिक वितरण में प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के ड्यूरेशन, कितने समय तक उस जीव पर या उस पौधे पर प्रकाश पड़ रहा है। 1 घंटा पड़ रहा है तो 1 घंटे पड़ने से प्रकाश अगर 1 घंटा पड़ रहा है, जैसे 12 घंटे का दिन हो रहा है, तो प्रकाश का प्रभाव अगर पौधे पर 12 घंटा पड़ रहा है, तो वो पौधा जो है, वो पौधा किसी और प्रकार का पौधा होगा। अगर कहीं पर हमेशा बादल छाया रहता है और प्रकाश का प्रभाव, जो प्रकाश है उस पौधे पर सिर्फ 2 घंटा ही पड़ पाता है, 2 और से ही पड़ता है, तो उस पौधे का आकार जो है, उसका संरचना जो है, उसकी प्रजनन क्षमता जो है, फूलने फलने की, वृद्धि करने की जो क्षमता है, वो भिन्न हो जाएगी। तो पौधों के फलने फूलने, वृद्धि करने, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण में प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है कि कितने टाइम तक प्रकाश वो पा रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश की इसी अवधि को दीप्तिकाल तथा प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। तो प्रकाश का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। और जैसे 2 घंटे प्रभाव पड़ा है, एक
पौधा है, इस पौधे पर 2 घंटे प्रकाश पड़ता है डेली, और इससे क्या होगा कि उसके फलने फूलने, उसके वृद्धि करने, उसके प्रजनन करने की क्षमता, उसके भौगोलिक वितरण में क्या हो जाएगा, वो पौधा अन्य पौधों से अलग हो जाएगा। तो ये 2 घंटा जो है वो, ये 2 घंटा उस पौधे के लिए दीप्तकाल है, उस पौधे के लिए ये 2 घंटा दीप्ति काल है। ठीक, तो दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। दीर्घ दीप्तिकाली पौधे, अगर दीर्घ दीप्तिकाली पौधों की बात करें तो ये क्या है कि इन पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन पौधों को पुष्पन के लिए, फूल लेने के लिए निर्णायक जो दीप्तिकाल है, निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो निर्णायक दीप्तिकाल है उससे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है इन पौधों को। इसके अंतर्गत प्रायः ग्रीष्मकाल के पौधे आते हैं, जैसे हेगबेन, पालक, गेहूं, जौ आदि। ये ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्पन के लिए, जिनके फूलने फलने के लिए जो निर्णायक दीप्तिकाल है उससे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको दीर्घ दीप्तिकाली पौधे कहा जाता है। अगर अल्प दीप्तिकाली पौधों की बात करें तो इन पौधों के पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये प्रायः जाड़े की ऋतु में होते हैं और बसंत में पुष्पन करते हैं। सोयाबीन, जेंथियम आदि इस प्रकार के पौधे होते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि इन पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। निर्णायक दीप्तिकाल का क्या मतलब है? निर्णायक दीप्तिकाल से तात्पर्य है कि जैसे 12 घंटे का प्रकाश इसको मिलना चाहिए, जो दिन है वो दिन 12 घंटे का होगा, तो 12 घंटे का प्रकाश इस पर पड़ेगा, 12 घंटे प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो ये जो है निर्णायक दीप्तिकाल है। 12 घंटा निर्णायक दीप्तिकाल है। तो ये कह रहा है निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो 12 घंटे का जो प्रकाश है उससे थोड़ा सा अधिक प्रकाश चाहिए, तब ये जाके फूलेगा फलेगा। तो इसलिए ये गर्मी में होते हैं। गर्मी में होने की वजह से इनको थोड़ा सा 12 घंटे से अधिक प्रकाश मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी थोड़ा सा लंबा होता है, 6-7 बजे तक भी प्रकाश पड़ता रहेगा और अधिक से अधिक प्रकाश पड़ता रहेगा। तो इसलिए ये ग्रीष्म काल में होते हैं ताकि इनको निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश मिल सके, 12 घंटे से अधिक प्रकाश मिल सके इसको, इसलिए गर्मी में होते हैं। वहीं अगर निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब इनको 12 घंटे नहीं चाहिए, 12 घंटे का प्रकाश नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा कम चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि जाड़े के मौसम में होते हैं। जाड़े के मौसम में क्या होगा कि दिन जल्दी ढल जाएगा, 12 घंटे का प्रकाश मिल ही नहीं पाएगा, 12 घंटे के बदले 11 घंटे 10 घंटे ही प्रकाश मिल पाएगा। तो इसलिए ये ठंडी में होते हैं, सोचते हैं कि हमको कम प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए ठंडी में चलते हैं पैदा होने। तो ऐसे सोयाबीन और जेंथियम प्रकार के पौधे होते हैं। प्रकाश उदासीन पौधों की अगर बात करें तो ये इन पौधों के पुष्पन में दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास। ये क्या होते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है कि इतना टाइम तक धूप मिल रहा है, कितना टाइम तक नहीं मिल रहा है, हमको होना है तो होना है। तो ऐसे पौधे होते हैं। प्रकाश के आधार पर पौधे के वर्ग। प्रकाश के आधार पर पौधे को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रकाश प्रिय या सूर्यतापी पौधे। कौन? प्रकाश प्रिय या सूर्यतापी पौधे। ये क्या होते हैं? इस वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो खुले एवं अधिक प्रकाश वाले स्थानों पर उगते हैं। इनको प्रकाश बहुत प्यारा होता है, तो ये क्या होंगे? खुले स्थानों पे उगेंगे, क्योंकि उनको प्रकाश चाहिए, प्रकाश से इनको मोहब्बत है, प्रकाश से इनको इश्क है। तो इस प्रकार के पौधे क्या करते हैं कि खुले में और अधिक प्रकाश वाले स्थानों पे, जहाँ पे अधिक प्रकाश होगा वहाँ पे उगेंगे ये। उदाहरण के लिए सूरजमुखी, चीड़ और सागौन, ये क्या करेंगे? खुले स्थान पे उगेंगे और इनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी, इसलिए अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में उगेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में अधिक तापमान रहता है उसी क्षेत्र में इस तरह के पौधे उगते हैं। छाया प्रिय या छायातापी पौधे ऐसे होते हैं, इनके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो छायादार स्थानों पे उगते हैं। इनको प्रकाश नहीं चाहिए, हमको प्रकाश नहीं चाहिए, हमको थोड़ा बहुत प्रकाश मिल जाएगा, हम प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, बस काम खत्म। तो इनको क्या चाहिए? ये छायादार स्थानों पे उगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टैक्सन, एबिस तथा पाइसिया आदि।
तो ये होता है, ये प्रकाश का प्रभाव होता है। तो हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में, जलवायुवीय कारक या जलवायु फैक्टर के अंतर्गत प्रकाश को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो तापमान है। तो अगला टॉपिक जो हमारा तापमान है, अब हम लोग देखेंगे इसको अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर तापमान फैक्टर्स को, तब तक के लिए धन्यवाद।